वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे ली चैटरल प्रिंसिपल। ली चैटरल प्रिंसिपल क्या होता है? हमारे पास सीधा सिंपल सा बात है कि ली चैटरल प्रिंसिपल सिंपल सी बात ये बोलता है कि अगर तुम रिएक्शंस को डिस्टर्ब करोगे इक्विलिब्रियम से तो वो इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश कर लेगा। जैसे अगर हम मान के चलो कि ये अगर हमारे पास स्प्रिंग है या फिर कुछ भी है, ये अगर बैलेंसिंग मीटर है, अगर हम यहाँ पे बैलेंस किए हुए हैं तो अगर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब भी करेंगे, ये डिस्टर्ब भी करेंगे तो क्या चाहेगा ये फिर से? अभी तो हुआ नहीं मगर मोस्टली जैसे अगर हमारे पास ये बैलेंस है, अगर हम हल्का इसको अगर हमारे पास डिस्टर्ब करेंगे तो ये फर्दर क्या कर लेगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो अगर थोड़ा हल्का अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, फिर से धीरे धीरे आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम पर था। तो सेम ही चीज है, अगर कोई केमिकल रिएक्शंस को हम कोई भी ऐसा चेंज करेंगे, अगर कुछ भी चेंज करेंगे और उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम था उसमें हम कुछ चेंज करेंगे और चेंज करेंगे तो रिएक्शंस क्या चाहेगा कि कुछ ऐसा काम करेगा कि रिएक्शंस फर्दर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर ले। तो ली चैटरल प्रिंसिपल यही बोलता है, अगर हम इक्विलिब्रियम पे पहले कोई रिएक्शंस है, अगर उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, एनी सब्जेक्ट कुछ भी चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज किए, टेम्परेचर चेंज किए, प्रेशर चेंज किए, वॉल्यूम चेंज किए, तो अगर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो रिएक्शंस फर्दर क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा। तो उसको समझो कि वो हरामी बच्चा है हमारे पास रिएक्शंस कि जो चीज हम करने बोलेंगे वो करेगा नहीं, उसके जस्ट अपोजिट। दरवाजा खोलने बोलेंगे तो दरवाजा वो बंद कर देगा, दरवाजा बंद करने बोलेंगे तो दरवाजा खोल देगा। अगर हम बोलेंगे कि बैग में कुछ सामान रखा हुआ देखना नहीं है, वो ऐसा किसी स्पेशल के लिए वो खराब हो जाएगा तो उसको क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि वो बैग खोल के देखे। तो जो चीज हम करने नहीं बोलेंगे, छत पे नहीं जाना, छत पे जाएगा, नीचे जाना, नीचे जाने के लिए बोलेंगे तो नीचे नहीं जाएगा, बैठा रहेगा, पानी नानने बोलेंगे पानी नहीं लाएगा। तो अगर हमारे पास रिएक्शंस में जो भी चेंज करेंगे उसके जस्ट अपोजिट करना चाहेगा। तो पहला ली चैटरल प्रिंसिपल क्या है, इफ वी सब्जेक्टेड टू एनी चेंज इन इक्विलिब्रियम देन रिएक्शंस वांट टू अगेन अटेन द इक्विलिब्रियम एंड कंपनसेट द चेंज। कि वो रिएक्शंस में अगर कोई भी हम चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम अगर है तो कोई भी चेंज करेंगे तो रिएक्शंस फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा और ऐसा जो चेंज कर रहे हैं उस फैक्टर को कंपनसेट करेगा। तो पहला जो हम देखेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा। अगर एक रिएक्शन हमने ये माना ए और बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारे पास है रिएक्टेंट, और सी और डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास ए और बी मतलब रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास इसको रिएक्शंस क्या करना चाहेगा, अगर बढ़ा दिए हो तो वो क्या करना चाहेगा, घटाना। घटेगा कब, जब रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगा। इस चीज को समझना ऐसा होता क्यों है कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम था तो एक वैल्यू होगा, ये फिक्स्ड वैल्यू होगा। दूसरा देखना, अगर इक्विलिब्रियम हमारे पास में रिएक्टेंट को कुछ ऐड कर दिए हो, पहले रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता इक्विलिब्रियम में, तुमने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम से जैसे ये तुरंत बन जाएगा रिएक्शंस कोएफिशिएंट। अगर रिएक्शंस कोएफिशिएंट बन गया, डिनोमिनेटर अगर बढ़ा दिए हो, ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, छोटा। अगर ये छोटा हो गया तो हमने बताया है प्रिडिक्ट, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू क्यू। अगर क्यू हमारे पास छोटा है तो छोटा क्या करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम अटेन करना। अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाना चाहेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट घटाना चाहेगा। तो रिएक्शन शिफ्ट कैसा होगा, फॉरवर्ड। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या ए और बी जो होगा वो डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या करना चाहेगा, उसको बढ़ाना। बढ़ाने के लिए क्या करेगा, रिएक्शंस बैकवर्ड शिफ्ट होगा। उसी तरह प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शंस क्या करना चाहेगा, डिक्रीज। डिक्रीज कैसे होगा प्रोडक्ट का, जब रिएक्शंस बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए। दूसरा, अगर हम हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें, डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शंस क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। और बढ़ेगा कैसे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाके। तो सीधा सिंपल, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाओगे तो रिएक्शन बढ़ाएगा, बढ़ाओगे तो घटाना चाहेगा। प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो घटाएगा, घटाने बोलोगे तो बढ़ा देगा। इतनी छोटी सी बात है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम
मेनली जो बात करेंगे प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम दोनों ही यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि रिएक्शन जो होता है जनरली हम मानते हैं कि फिक्स टेम्परेचर पे अगर होगा, फिक्स टेम्परेचर पे होगा तो पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। टेम्परेचर फिक्स रख दिए हैं, नंबर ऑफ आर हमारे पास पहले से कांस्टेंट है, एन अगर भी कांस्टेंट दे देंगे तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया। तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम हमारे पास बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा। सीधा सिंपल से जैसे देखो, पिचकारी ले लिए या पिस्टन ले लिए, पिस्टन को ऊपर से दबाओगे, दबाओगे मतलब प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर अगर लगाओगे तो दबेगा वो पिस्टन, पिस्टन अगर दबेगा तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, छोटा, तो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम छोटा हो रहा है। अब जब एक्सपेंड करोगे तो प्रेशर घटा रहे हो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरी बात, प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इस चीज को समझना। बैलून, बैलून में आप लो और उसको फुलाओ, जितना ज्यादा फुलाओगे, जितना ज्यादा उसमें ब्लो करोगे, जितना ज्यादा हवा फूकोगे उतना ज्यादा बड़ा साइज होता जाएगा। तो जब भी आप हवा दे रहे हो उसको, तो सिंपली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो होगा ऑक्सीजन का वो बढ़ा रहे हो। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब यहाँ से समझना, हमने क्या बोला, रिएक्शंस वो बच्चा है जिसमें वो जो चीज हम उसको बोलेंगे उसका जस्ट अपोजिट करेगा। तो रिएक्शंस में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा। अगर प्रेशर हम घटा दिए तो प्रेशर क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। और इसके बढ़ाने और घटाने के लिए हमारे पास बात समझना कि प्रेशर बढ़ाने और घटाने के लिए रिएक्शंस कर क्या सकते हैं, रिएक्शंस या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, या तो कुछ नहीं कर सकता भाई, यही तो काम करेगा, उसके अलावा तो कुछ करेगा नहीं सकता है रिएक्शंस। या तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो अगर यहां से मान के चलते हैं रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, और इस केस में हमारे पास जो डेल्टा एन जी है वो हमारे पास डेल्टा एन जी है, कुछ है इस रिएक्शंस का डेल्टा एन जी है। तो अगर हमारे पास डेल्टा एन जी पे ये डिपेंड करता है, डेल्टा एन जी पे डिपेंड क्यों करेगा वो समझना। अगर हमारे पास डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तभी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, गैसियस मोल्स का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा कर दोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो उस केस में समझना, अगर हमारे पास ये केस नंबर वन, केस वन, अगर हमारे पास इस केस में अगर प्रेशर इंक्रीज करवाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करवाओगे तो प्रेशर क्या करना चाहेगा, रिएक्शंस घटाना चाहेगा। और घटाएगा किधर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कर देगा, अगर जिस तरह रिएक्शंस अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कम है, या वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, उस और शिफ्ट होना चाहेगा। इसमें देखना कि अगर हमारे पास प्रेशर अगर बढ़ाए तो रिएक्शंस नंबर ऑफ मोल्स क्या करना चाहेगा, घटाना। नंबर ऑफ मोल्स किसका कम है, रिएक्टेंट का, तो रिएक्शन शिफ्ट कैसे होगा, बैकवर्ड। चलिए यहां से हमारे पास अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का ज्यादा हो और रिएक्टेंट का कम, then if we increase the pressure then reaction shift backward। अगर हमारे पास then if, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, if we इंक्रीज की जगह हम क्या कर दें, डिक्रीज द प्रेशर, देन रिएक्शंस शिफ्ट हमारे पास बैकवर्ड की जगह अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास प्रेशर घटाओगे तो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने के लिए किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फॉरवर्ड मतलब। दूसरा केस हमारे पास केस नंबर टू हमारे पास डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म इज लेस देन इन नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। तो अगर इस केस में प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर घटाने के लिए जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा उधर मूव करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर किधर किसका कम है, प्रोडक्ट का। तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर प्रेशर घटाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट। तो यहां से दूसरी बात, इफ वी इंक्रीज
इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शंस बैकवर्ड। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन रिएक्शन, एक मिनट, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा, देन रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, शिफ्ट फॉरवर्ड। और दूसरी बात कि इफ वी इंक्रीज की जगह क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, देन increase the pressure then reaction shift backward। इसी तरह प्रेशर, अगर प्रेशर का लिख दिए तो वॉल्यूम का कर ही सकते हो। प्रेशर जहां पे इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रेशर इंक्रीज करे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज करोगे तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शंस हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर हमारे पास जहां पे प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहेंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शंस किधर शिफ्ट होगा हमारे पास, फॉरवर्ड। सीधा सिंपल सी बात है। अब लास्ट केस, क्योंकि डेल्टा एनजी का वैल्यू या तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों आ सकता है, तो केस नंबर हमारे पास थर्ड, अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो आ जाए, अगर जीरो आ जाए तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर घटाने का कोई चांसेस है ही नहीं। प्रेशर अगर हमारे पास घटा देंगे तो बढ़ाने का भी कोई चांसेस नहीं, कि दोनों साइड तो नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है। तो इफ वी इंक्रीज or and decrease then there is no impact on equilibrium पे हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कि उससे तुम्हारे पास कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे पास रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, क्योंकि वो कभी भी ऐसो मोल्स को इम्पैक्ट कर, जो सीधा सिंपल सा है कि वो मोल्स को घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, तो प्रेशर को घटाएगा और बढ़ाएगा भी नहीं। तो अगर घटाएगा बढ़ाएगा नहीं तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो ये दूसरा फैक्टर था। नेक्स्ट अब हमारे पास है तीसरा फैक्टर हमारे पास, अच्छा फिर से क्वेश्चंस आ गए। तीसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का एडिशन। हम पहले तो ये लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। पहले तो समझेंगे इनर्ट गैस कौन सा होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप 18 को ही सिर्फ इनर्ट गैसेस बोलेंगे। हमारे पास ऐसे केमिकल स्पीसीज जो हमारे पास रिएक्शंस में पार्टिसिपेट ना करे, अब वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ग्रुप 18 के मेंबर्स भी, ग्रुप 18 के हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा केमिकल स्पीसीज या हमारे पास ऐसा केमिकल स्पीसीज गैसेस फॉर्म में जो हमारे पास रिएक्शंस में पार्टिसिपेट ना करे, उसी को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। कि ऐसा गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे वो हो गया इनर्ट गैस। वो ग्रुप 18 का एलिमेंट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बस हमारे पास रिएक्शंस को कोई इंपैक्ट ना करे। अगर कोई इंपैक्ट ना करे तो इस केस में भी हमारे पास दो कंडीशन होता है कि जो हम इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करने का मतलब है कि इनर्ट गैस को हम कैसे ऐड कर रहे हैं। ये ऐड करने का भी हमारे पास दो तरीका है। दो तरीका क्या है वो समझना, कि एक तो हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करें, कि जैसे रिजिड वॉल्यूम है, गैस का टंकी है, गैस के टंकी में हम रिएक्शंस करवा रहे हैं और उसमें फिर से एक पाइप से हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में। और दूसरा क्या है कि जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हो, कि अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वो एक्सपेंड और कंप्रेस हो जाएगा, एक्सपेंड और कंप्रेस होगा, तो जिसमें हमारे पास क्या प्रेशर
फिक्स हो, वॉल्यूम मूवेबल हो, मगर प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वो हमारे पास एक्सपेंड करके उसको कंपनसेट कर देगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स घटाएंगे तो कंप्रेस करके वो प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंट्रोड्यूस करने का दो तरीका है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहां से समझना, हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास PV इज इक्वल्स टू nRT। अब यहां देखो हमारे पास क्या है, रिएक्शंस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, तो P/N इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये P/N कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास हमारे पास क्या होता है कि जो अगर P/N अगर हमारे पास कांस्टेंट हो गया तो मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप एडजस्ट कर लेगा। उस केस में हमारे पास अपने आप अगर एडजस्ट कर लेगा तो उस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। तो जितना ज्यादा हमारे पास इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए वो नंबर ऑफ मोल्स को इस तरह से कर लेगा कि रिएक्शंस में हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो देयर इज नो इम्पैक्ट, देयर इज नो इम्पैक्ट of addition of inert gas at constant वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने का कोई भी हमारे पास इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट आप बात समझना कि अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे करना चाहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे जब करोगे तो हमारे पास समझना कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इंट्रोड्यूस करोगे और हमारे पास यहाँ पे फिर से वही केस आ जाता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 3 केस आएगा। जो प्रेशर में हमारे पास आ रहा था वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी रिपीट होता है कि यहाँ पे डेल्टा NG का वैल्यू है क्या। अगर डेल्टा NG का वैल्यू ग्रेटर देन 0, डेल्टा NG का वैल्यू लेस देन 0 और दूसरा डेल्टा NG का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ये 3 फैक्टर्स आ जाएगा। अगर इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा G का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हमारे पास ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और इस केस में हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट। और इस केस में नो इम्पैक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है वो थोड़ा समझना। जैसे अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखने के लिए क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, और जैसे वो एक्सपेंड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर प्रेशर घटेगा किसी भी केमिकल स्पीसीज का, तो प्रेशर जैसे घटेगा तो वो क्या करना चाहेगा, प्रेशर बढ़ाना चाहेगा। और प्रेशर बढ़ेगा किधर, जिधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। प्रोडक्ट इसमें अगर पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के साइड शिफ्ट होगा। बात समझना। फिर से हमारे पास एक फिक्स हमारे पास एक वॉल्यूम था, इनर्ट गैस हमने इंट्रोड्यूस किया, तो ये प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, एक्सपेंड। और जैसे एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा, प्रेशर क्या हुआ, घटा। अगर प्रेशर घटेगा तो हमारे पास वो क्या चाहेगा, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएगा किधर, इधर ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट साइड ज्यादा है तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, इधर हमारे पास रिएक्टेंट साइड है तो रिएक्टेंट साइड हो गया, और इसमें हमारे पास किसी साइड है ही नहीं, तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। क्लियर। तो दो केस में इनर्ट गैस को कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, और हमारे पास अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर में जब डेल्टा NG का वैल्यू 0 हो।
नेक्स्ट अब हमारे पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर का इम्पैक्ट। तो टेम्परेचर, इसमें हम लोग एक डेरिवेशन देखेंगे। कितना नंबर हमारे पास हो गया था? 3। नेक्स्ट हमारे पास है 4। इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इम्पैक्ट। तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट हमारे पास इस चीज को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हमारे पास ये जो तरीका है, एक तो केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग पढ़ सकते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से भी इस चीज को डिराइव कर सकते हैं कि कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग अभी केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास 11th का है, तो 11th हमने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हमारे पास बात कर सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहां से देखें, हमारे पास हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस हमारे पास आर टी एल एन क्यू सी। ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है हमारे पास। दूसरा, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में एट अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और जो क्यूसी जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, केसी में चेंज हो जाएगा, या के में भी बोल सकते हैं, सी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेशर में भी हो सकता है। क्यू हमारे पास के में चेंज हो जाएगा। अगर के में चेंज हो जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस हमारे पास आर टी एल एन के आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, डेल्टा जी के जगह इधर हमारे पास ले आएंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के लिख सकते हैं। दूसरा आप देखना, डेल्टा जी की जगह लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, ये अब अगर हमारे पास यहाँ से करेंगे क्या, एक इक्वेशन 1 मान लो और एक इक्वेशन हमारे पास 2 कंसिडर कर लेंगे। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लेंगे हमारे पास, और एक को 2 अलग अलग टेम्परेचर पे लेंगे और 2 अलग अलग टेम्परेचर से सॉल्व करना चाहेंगे। हमारे पास टेकिंग दिस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो एट T1 टेम्परेचर, एट T1 पे बात करेंगे तो डेल्टा एच नॉट माइनस T1 डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर T1 एल एन के आ जाएगा हमारे पास। ये K1 जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो के चेंज हो जाएगा। अब दूसरा, एट हमारे पास एट टेम्परेचर T2, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस T2 डेल्टा एस हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस आर T2 एल एन हमारे पास K2 आ जाएगा। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन हुआ, इस एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज करेंगे और इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे, ठीक है, हमारे पास डी, ठीक है, अगर यहाँ से चेंज कर लेते पहले तो बेहतर होता, कोई नहीं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से देखो, इक्वेशन 1 में हमारे पास 2 को घटा दें या 2 में 1 को घटा दें, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 को अगर घटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, गौर से देखना, हमारे पास डेल्टा एच
अच्छा डेल्टा एच तो फिर कैंसिल हो जाएगा ना। अगर डेल्टा एच हमें कैंसिल नहीं करना है, अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करने के बजाय हम ऐड कर दें, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2, डेल्टा एच वन डेल्टा एच नॉट, नहीं नहीं नहीं, ऐड करने से नहीं होगा। चलो पहले अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, तब फिर हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा बेहतर। हमारे पास इसको जो आर टी, हमारे पास जो एल एन वाला टर्म्स है, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं। तो ये जो अगर हमारे पास एल एन जो के कंसिडर कर रहे हैं, ये अगर हमारे पास एक रहने देते हैं, आर टी नीचे ले आते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट बाय आर टी माइनस टी डेल्टा एस नॉट आ जाएगा, और डिवाइड बाय हमारे पास आर टी आ जाएगा। अब यहाँ से आर टी टी कैंसिल हो सकता है, तो डेल्टा एस बाय हमारे पास आर आ जाएगा। अच्छा यहाँ से माइनस हटाए हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा एल एन के। अब दूसरा देखना, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट बाय आर टी प्लस में हमारे पास डेल्टा एस बाय आर इज इक्वल्स टू एल एन के। अब इसको लेंगे दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 पे अगर कंसिडर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट बाय आर T1 हो जाएगा। दूसरा अब ये पहले माइनस में रहेगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एस बाय आर इज इक्वल्स टू लॉग या एल एन K1 आ जाएगा। अगर एट टेम्परेचर T2 की बात करें तो डेल्टा एच नॉट बाय आर T2 रहेगा। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एस बाय हमारे पास आर इज इक्वल्स टू एल एन K2 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा 2। अब 1 बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर कर दें तो यहाँ से समझना, यहाँ से देखो 1 में हमारे पास रह जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर T1 माइनस हम प्लस, अच्छा देखो ये दोनों हमारे पास इजीली कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एस बाय आर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव कैंसिल, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच बाय आर T2 इज इक्वल्स टू लॉग हमारे पास क्या है, एल एन के वन माइनस एल एन K2 आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, ए बाय बी, तो यहाँ पे ए बाय बी लिख सकते हैं। इस चीज़ को अब इधर कर देते हैं, यहाँ पे एल एन K1 बाय K2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से दोनों टर्म में हमारे पास डेल्टा एच कॉमन है, नीचे देखोगे तो आर कॉमन है। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ पे माइनस साइन रखोगे तो माइनस कॉमन रखोगे तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, T1 बाय 1 बाय T2 आ जाएगा। दूसरा अब यहाँ से या तो ये रखो, दूसरा अब या तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, दूसरा या तो पॉजिटिव करोगे तो एल एन K1 बाई K2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बाय हमारे पास आर हमारे पास 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 हो जाएगा। नेगेटिव अंदर चला आएगा, T1 हमारे पास T1 वाला टर्म्स नेगेटिव में माइनस माइनस प्लस, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन हमारे पास यूज कर सकते हो। अच्छा यहाँ से जो ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वेशन एल एन के टर्म्स में है, तो अगर लॉग के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 K1 बाय K2। लॉग एल एन से लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे आ जाएगा 2.303, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच 2.303 हमारे पास आर ये 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। अब यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो अब हम लोग देख लिया था फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लॉग K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय 2.303 आर हमारे पास 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यही था हमारे पास एक्सप्रेशन, हमारे पास T1 और T2 T2 बाय हमारे पास T2 पहले था T1 बाद में।
तो ये हमारे पास 1/T2/T1, ठीक, T2/T2 और T1, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से देखो रिएक्शंस हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं। जो रिएक्शंस होगा, अगर पहला तो हम ये जो कंसिडर कर रहे हैं कि T2 ज्यादा होगा, T1 हमारे पास कम होगा, मतलब हमारे पास T2 ज्यादा है, T1 कम है। तो यहाँ से जो रिएक्शंस हो सकते हैं, रिएक्शंस जो होंगे वो दो टाइप के होंगे। रिएक्शंस दो टाइप के कैसे होंगे? एक हमारे पास जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा और दूसरा जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक हमारे पास जो कंसिडर कर रहे हैं एक्सोथर्मिक, दूसरा जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक। अब यहां से समझना कि इंडो और एक्सो में क्या है हमारे पास। अगर हमारे पास इंडो करेंगे तो ये जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या देगा? पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू क्या दे देगा? नेगेटिव। अब देखना अगर इंडोथर्मिक करेंगे, इंडो पहला तो यहां से देखना T2/T1, T2 जो हमारे पास है अगर बड़ा है और T1 हमारे पास छोटा है तो ये जो ओवरऑल टर्म्स देगा वो हमारे पास कैसा देगा? नेगेटिव देगा। अगर ये नेगेटिव देगा, अब यहां देखो इंडोथर्मिक कैसा? पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा आ गया? हमारे पास नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो log K1/K2 होगा वो 1 से 0 से छोटा होगा। अगर 0 से छोटा होगा तो मतलब अगर ये 0 से छोटा तब आ रहा है जब ये जो K1/K2 का जो नंबर्स होगा वो 1 से कम होगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, अगर 1 से अगर हमारे पास कम आ गया तो मतलब ऐसो वो जो तब नेगेटिव देगा। तो ये जो 1 से छोटा होने के कारण ही नेगेटिव दे रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं K1 से हमारे पास K2 ज्यादा होगा। तो अगर K1 से K2, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंडोथर्मिक में K2 अगर ज्यादा होगा तो K2 अगर ज्यादा होगा तो K है क्या? हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो अगर K1 से अगर हमारे पास टेम्परेचर T1 से T2 जा रहे हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से K2 जा रहा है। तो K अगर हमारे पास इंडोथर्मिक है तो K2 क्या होगा? ज्यादा। अगर K2 ज्यादा होगा तो K2 ज्यादा होगा तो मतलब कहने का मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट और बढ़ा होगा, रिएक्टेंट थोड़ा सा और घटा होगा। तो मतलब यहां से हम सीधा सिंपल से बोल सकते हैं कि इस केस में जो रिएक्शंस होगा वो रिएक्शन जो होगा हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट अगर बढ़ाएगा तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा। अगर बढ़ेगा तो अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इंडोथर्मिक में तो रिएक्शंस क्या होगा? हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और एक्सोथर्मिक समझना, अब एक्सोथर्मिक हमारे पास ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव। ये जो टर्म दिया नेगेटिव, ये डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये जो हमारे पास लॉग वाला टर्म्स होगा log K1/K2 ये हमारे पास ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब K1 ज्यादा था K2 कम, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? घट गया। घट गया, K का वैल्यू अगर घटा मतलब हमारे पास प्रोडक्ट घटा होगा, रिएक्टेंट हमारे पास बढ़ा होगा। मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ से सीधा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो थोड़ा सा सुनना, कि अगर हमारे पास इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी तो ही मिलेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उसी के फेवर में है। तो अगर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शंस हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी रिलीज करना बंद कर देगा, और बंद कर देगा मतलब वो अमाउंट हमारे पास रिएक्शंस कम होगा, रिएक्शंस कम होगा तो रिएक्शंस बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो यहां से याद रखना ये दो बातें कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। और सबसे लास्ट फैक्टर जो होगा वो एडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये आ जाएगा, कितना नंबर था हमारे पास? 4। अगर हमारे पास होगा वो 5, तो ये 5th नंबर जो होगा वो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। हमारे पास एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का एडिशन क्या होगा? तो पहला तो दो चीज समझना कि कैटलिस्ट हमारे पास क्या करता है। कैटलिस्ट क्या है? बस कुछ नहीं, काम समझो कि तुम्हारा हेल्पर है।
हेल्पर, अब हेल्पर भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। कैटलिस्ट एक केमिकल स्पीसीज है जो रिएक्शंस होने का जो रेट है वो बढ़ा देगा और घटा देगा। यहाँ से सीधा समझना, ये तो थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में बेहतर तरीके से बताया जाता है। ये देखो, ये अगर रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए ये हम्प है। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट, अगर ये एनर्जी है तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे, मगर इसको यहाँ तक हर्डल क्रॉस करना है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है ना, वो घटाने और बढ़ाने का काम करता है, या तो बढ़ा भी सकता है या तो घटा भी सकता है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा ही गर्लफ्रेंड इमेजिनरी वाली या तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अगर लड़की दिख रही तो तुम्हारे, या तो तुम्हारा लाइफ इजी कर देगा या तो फिर लाइफ झंड कर देगा। तो यही दो चीज कर सकता है। तो कैटलिस्ट भी दो ही तरीका है। कैटलिस्ट या तो तुम्हारे पास क्या कर देगा, जो रेट ऑफ, जैसे देखो अगर ये हर्डल छोटा कर दिया तो बहुत सारे रिएक्टेंट इजीली क्रॉस कर सकते हैं, अगर ये हर्डल बड़ा कर दिया तो रिएक्टेंट क्रॉस नहीं कर पाएंगे बहुत सारे। तो हमारे पास अगर बहुत सारे क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने का चांसेस कम होगा, कम होगा तो रेट कम होगा। अगर हर्डल ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं तो हमारे पास रेट ज्यादा होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होता, कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करता है कि जितना एनर्जी रिएक्शंस को जरूरी, रिएक्टेंट को जरूरी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के लिए, उसके एनर्जी को ऐसे वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होंगे। कैटलिस्ट जो होगा वो हमारे पास दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, जो रेट को इंक्रीज कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देगा। और दूसरा हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर दे, डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज कैसे कर सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या बताए थे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जितना रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए वही है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी गेट इंक्रीज। तो यहां से अच्छा, कैटलिस्ट का डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो, कैटलिस्ट इज अ केमिकल स्पीसीज विच अल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी या विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस। उसको इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग अभी यहाँ जो बात कर रहे हैं एक्टिवेशन रेट की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम से इसको कोई लेना देना है। बस ये इक्विलिब्रियम होने का जो टाइम है वो घटा और बढ़ा सकता है, मगर इक्विलिब्रियम अगर है तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा कैटलिस्ट का डेफिनेशन। इट इज अ केमिकल स्पीसीज, इट इज अ केमिकल स्पीसीज विच अल्टर द रेट और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। जो एक्टिवेशन एनर्जी या फिर रेट को अल्टर कर दे उसी को बोलेंगे। तो नेगेटिव क्या करेगा, हमारे पास रेट को घटा देगा। अच्छा, लिख चुके हैं, रेट की बात तो कर चुके हैं। और पॉजिटिव क्या करेगा, रेट को बढ़ा देगा। जैसे मान के चलो जहां रहते हो, तुम्हारे में बगल में पड़ोस में रहती है एक आंटी। अब आंटी दो तरीके की हो सकती है, या तो तुम्हारे यहाँ आंटी जो है कि भाई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, हमेशा बहुत अच्छी बात है, आप तारीफ करेगा, बाबू बहुत अच्छे से पढ़ो, कहीं भी अगर वो तुम्हें देखेगी तो प्यार से बात करेगी। दूसरी क्या है, हर बार पूछेगी तुम्हारा एग्जाम में कितना मार्क्स आया, देखो मेरा बेटा ये कर रहा है। तो वो हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर तुम्हारी सपोर्ट कर रहा है तो बात पॉजिटिव कैटलिस्ट। मगर तो अब तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा फेल्यूर तुम्हारे ही हाथ है ना। वो होने का तरीका तुम्हें बर्बाद होने के लिए बहा सकती है या तुमको सुधार सकती है, मगर वो करना तो तुम ही है। तो अगर तुम सेटल डाउन होगे तो वही आंटी कुछ नहीं कर पाएगी।
मगर जब तक है तो तुम्हें बिगड़ने और तुम्हारे सुधरने में बस मदद कर सकती है, बाकी बात कुछ नहीं करेगी। अगर एक बार तुम फिक्स हो गए कि यही चीज करना है, तो फिर वो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। तो कैटलिस्ट भी रेट को अल्टर करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करेगा, इक्विलिब्रियम अटेन होने के तरीके, अटेन होने, अगर रेट बढ़ेगा और घटेगा तो इक्विलिब्रियम अटेन करने का जो टाइम है वो चेंज कर सकता है, मगर ऐसे इक्विलिब्रियम को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। Catalyst can change the duration to attain the equilibrium, but don't have any impact on equilibrium। इक्विलिब्रियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इतना फैक्टर्स था हमारे पास ली चैटल प्रिंसिपल का। एक छोटा सा है कि जब हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम आएगा, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा पॉइंट है, वो छोटा सा समझना कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम का केस है छोटा सा, ये जितनी बातें ली चैटल बात कर रहे थे वो फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इफ सिस्टम, ये साइड में लिख लो नोट बना के, इफ सिस्टम एग्जिस्ट इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, then increase the pressure, higher density substance will favor। अब इस चीज को समझना, जैसे अगर हमारे पास है आयरन सॉलिड है, या आयरन है हमारे पास सॉलिड है, इस चीज को आयरन को हम लोग जो चेंज कर रहे हैं, Fe सॉलिड में है, Fe हम गैस में चेंज करना चाह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे प्रेशर आया, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें तो कोई नहीं, आयरन में ही चेंज हो रहा है, बस सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है। तो अगर इस केस में अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सॉलिड वाले की डेंसिटी ज्यादा है तो रिएक्शंस कैसे शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। दूसरा, अगर हम वाटर ले लेते हैं, वाटर सॉलिड मतलब आइस और लिक्विड अगर हमारे पास है, और इसमें क्या हो रहा है, वाटर सॉलिड मेल्ट डाउन हो रहा है, ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। अगर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है तो इसमें मेरे को बताना कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास किसको सपोर्ट करेगा, सॉलिड को। मत करना, वाटर केस में सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पानी थी लिक्विड वाटर्स के, क्योंकि अगर ये चीज नहीं लग रहा होगा, आइस पानी के ऊपर फ्लोट करता है, डूबता नहीं है, तो पानी का ही सॉलिड फॉर्म है, मगर पानी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मतलब उसकी डेंसिटी कम है। तो अगर यहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर यहां से प्रेशर घटाओगे तो हमारे पास किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे, जितना अभी हम लोग पढ़े अभी ली चैटल प्रिंसिपल, उसको अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो PYQs हैं उनमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि हमारे पास जो आया हुआ है क्वेश्चंस, उसमें हमारे जैसे ये JEE मेंस 2025 का 29 जनवरी को पूछा हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। थैंक यू एवरीवन।